नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आकाश शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2020 की मेंस की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जीएस 2 पेपर 2 की हम चर्चा करेंगे। पेपर 2 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और क्या इसका लेवल रहा है और कैसा क्या एग्ज़ाम होता है या हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नए अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पुराने भी देख सकते हैं। मेंस का पेपर है, बहुत अच्छी इसमें हमें समझ मिलेगी। मेंस के पेपर का आपको पता है कि कितना एनालिसिस करना होता है। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, ये GS 2 है ना, द्वितीय प्रश्न पत्र। ये 3 घंटे का समय है और ये 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये दोनों पार्ट जो हैं 150 करके 300 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, 150 का एक खंड होता है और 150 का खंड बा होता है। ठीक है, प्रश्न पहले की बात करेंगे। इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द है या एक पंक्ति होगी। ठीक है, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन हमको करना होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक दिए जाएंगे, है ना। और ये ऐसे करके टोटल ये वाला प्रश्न जो है 45 नंबर का हो जाएगा। मतलब 15 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 15 × 45। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो है वह है उद्देश्य प्रस्ताव। बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत साधारण क्वेश्चन है और बड़े साधारण तरीके से आपको लिखना है। बस ये है कि जो पूछा है वही लिखना है और शब्द सीमा का आपको पालन करना है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित कीजिए। अब इसमें अपने को इसकी बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन हमें क्या करना है, केवल इसमें क्या बोला है, 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित कीजिए। तो 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित करना है केवल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा कम है, आपको पता है, और इसमें लिखा भी है कि अब बस केवल इंगित करना है अपने को, तो संक्षेप में आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए, है ना। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका की व्याख्या करना है आपको, वो भी सब। अब देखिए, प्रश्न कितना आपने कॉलेज के एग्ज़ाम दिए होंगे, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते होंगे, तो आप ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आपसे ऐसे जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के तरीके से पूछे जाते होंगे। लेकिन इसमें देखिए केवल 10 शब्द में हमें लिखना है, तो आपको वैसा कुछ लिखना है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका के बारे में। 5वां क्वेश्चन है, प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित मुख्य कार्य बताइए। मुख्य कार्य बताना है। ठीक है, और शब्द सीमा क्या है आपको पता है, 10 शब्द। ठीक है, अब छठा है, भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं, है ना। 7वां क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब और क्यों किया गया, है ना। बस इतना बताना है, कब और क्यों किया गया। ठीक है, तो इतना 10 शब्द में बताना है या एक लाइन में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। केवल आपको क्या बताना है, उद्देश्य बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 10 शब्द में, है ना। 10वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं, ये भी बड़ा सरल क्वेश्चन है ना। अब 11वां क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने ये इनके बारे में जो बुक पढ़ी होगी, जिससे मैंने एक महावीर पब्लिकेशन की एक बुक ली थी, वो लेकिन पहले ली थी, मतलब जो 4th पेपर के हिसाब से मैंने ली थी। लेकिन उसमें जो कुछ पहले आते थे, वो जो ये इन टैगोर वगैरह, कौटिल्य वगैरह, ऐसे जिनके बारे में पूछा जाता था, उनके लिए मैंने ये बुक ली थी। तो मैंने
उसमें से पढ़ा था, तो ये मुझे पता है कि सच्ची स्वतंत्रता और ये राज्य के प्रमुख अंग कौन सा है, ये उसमें अच्छे से दिए हैं ना, तो संक्षेप में अपन बता सकते हैं उसको। अब 12वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित लोकतंत्र के 5 स्तंभ कौन से हैं। 5 स्तंभ बताना है, वो भी 10 शब्द में, ध्यान रखना। आपको कोशिश करना है कि इनमें क्या करना है कि आपको रहा रही होंगे, ये ऐसे किया जाता है कि वैसे क्यों होता है कि ये होते हैं, निम्नलिखित ये हैं, फलाने ठिकाने, ये ऐसा नहीं दर्शाना है अपने को, है ना। शॉर्ट में पॉइंट में बात करना है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या है ना। नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या है ना। 14वां क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों के प्रकारों को इंगित कीजिए। इंगित करना है केवल, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भैया 10 शब्द में बंदा क्या लिखेगा, है ना, तो केवल इंगित करना है। 15वां क्वेश्चन है लास्ट इस प्रश्न का, कि आदेश की एकता का विचार क्या है, ठीक है। तो ये अपने 15 क्वेश्चन हो गए हैं अति लघु वाले, जो अति गरीबी में आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन ठीक है। और नंबर लेकिन अच्छा दे जाते हैं अगर आप अच्छा लिखेंगे तो, है ना, मतलब जो पूछ रहा है वैसा अगर लिख देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब हम प्रश्न 2 की बात करेंगे। इस प्रश्न में 10 लघु उत्तरीय उप प्रश्न हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द है, ठीक है, और यह 5 से 6 लाइन में आप लिख सकते हैं। और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है, सभी आपको करना होंगे। और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, ठीक है। और इसमें 5 अंक का हम इधर देखेंगे, ये टोटल हमको 50 नंबर इस क्वेश्चन में दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि कितने क्वेश्चन हैं, 10 लघु उत्तरीय हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न जो पहला है, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को लिखिए, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण बताएं, ठीक है। प्रश्न तीसरा है, नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है, टिप्पणी लिखना रहेगी इसमें। अब चौथा क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्यों एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है, संक्षिप्त विवरण देना है। उनको पता है कि 50 शब्द में आप क्या लिखेंगे, तो लेकिन लिखना पूरा है, बस ये कि हमें उतना आना चाहिए कि हमें कैसे बड़ी बात को भी हमें कम शब्दों में लिख सकते हैं, वो चीज़ आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना और शक्तियों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। संरचना और शक्ति 2 चीज़ को इसमें स्पष्ट करना है 50 शब्दों में। अगला क्वेश्चन है, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, चर्चा कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया द्वारा व्यक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी के ट्रस्टीशिप या न्यासधारिता सिद्धांत को समझाइए, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये चीज़। और अगला क्वेश्चन है, प्रत्यायोजन की अवधारणा एवं उसके फायदों की चर्चा कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता एवं जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो ये अपने जो है 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न क्रमांक तीसरे पे, ठीक है। तीसरे में क्या पूछा है कि इस प्रश्न में, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मतलब ये अपने को ऐसा एग्ज़ाम में भी हल्का एक इसको भी देखना है, ये नहीं कि अपने को पता है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें कुछ हेर फेर वो कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रश्नों में घटा बढ़ी या अंकों में जो भी हो, नहीं, फॉर्मेट तो वही रहेगा जो नोटिफिकेशन वगैरह में दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हमको क्या है, एक पढ़ के चलना है इसको। इस प्रश्न में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उप प्रश्न है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा कितनी आ गई हैं, 200 शब्द, और सभी जो प्रश्न है वो अनिवार्य हैं, मतलब सब आपको करना है। और प्रत्येक प्रश्न में कितने अंक मिलेंगे, 11 अंक, ठीक है। ऐसे करके 11 5 55 नंबर हमें इस प्रश्न के माध्यम से दिए जाएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न पहला है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में
प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, या इसमें देखिए अभी तक जो आपने पहले देखे उसमें अथवा नहीं था या और मतलब नहीं था। अब इसमें आपको पहला नहीं आ रहा है तो इसमें ये नहीं आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन में है अथवा में कि न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, ये लिख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो प्रकाश डालना है अपने को 1996 के बाद। ठीक है, या ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कि मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका समझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में मानवाधिकार संरक्षण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, अथवा का यूज़ कर सकते हैं। संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, या अथवा का यूज़ करके जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सिद्धांत, ये बहुत प्रचलित है, आपने पढ़ा होगा, सर्वोदय सिद्धांत की धारणा का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए, है ना। या अथवा का यूज़ करके स्थायी कार्यपालकों और राजनीतिक कार्यपालकों दोनों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए, है ना। ये अपने 5 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे, ये अब जो है खंड बा आ गया। ठीक है, ये अभी तक अपने हो चुके हैं, अब ये खंड बा आ गया है। इसका खंड बा में अपना ये पहला प्रश्न आप देखेंगे, इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय है, मतलब जो अति गरीबी वाले क्वेश्चन है ना वो है, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द है या एक पंक्ति में देना होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 3 अंकों में 3 अंक हर एक प्रश्न में दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। कृषक उत्पादक संगठन योजना क्या है, ये बताना है बस 10 शब्द में। दूसरा, खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से आप क्या समझते हैं। चौथा, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को समझाइए, ये योजना से आ गया है ना। पांचवा, मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें कौन सी हैं, ये बताना, प्रमुख दलहनी फसलें कौन सी हैं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि दलहन के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, और दलहन कौन सी प्रमुख दलहन फसलें मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा सरल क्वेश्चन है। छठवां है किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। सातवां, शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, ये बताना था। समवर्ती सूची में ये कब सम्मिलित की गई, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन बाकी आधा सरल आधा थोड़ा टफ, बाकी आपने डिटेल में पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, समवर्ती सूची में यह कब सम्मिलित की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है ना तो हिंदू और ना ही हिंदू परंपराओं ने स्त्रियों में शिक्षा को हतोत्साहित किया है। ये थोड़ा जो है थोड़े टफ टाइप के कहे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, फिर भी हमें इनको करने की कोशिश करना है ना। अब आइए अगला 9वां क्वेश्चन, शिक्षा की 3 उद्देश्य बताइए। शिक्षा के 3 उद्देश्य बताइए, है ना। अब देखिए इसमें शिक्षा की 3 उद्देश्य बताइए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग ही गलती करते हैं, आयोग भी अपना गलती करता है, लेकिन हमें ख्याल रखना है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती हैं, इन पर नहीं। हमें क्वेश्चन दोनों अगर समझ ना आए तो इंग्लिश में भी इसका पढ़ना चाहिए। जो इंग्लिश वाले हैं उन्हें हिंदी में भी पढ़ लेना चाहिए अगर लगे तो ज़रूरी। बाकी समय की हमें महत्ता ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना है। अगला क्वेश्चन है, 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। अगला है, भारतीय समाज पर हिंदू धर्म के कोई 4 प्रभाव लिखिए। 4 प्रभाव लिखना है। ठीक है। अगला है, जनसंख्या विस्फोट के कोई 5 नकारात्मक प्रभाव लिखिए। ठीक है। मैयारी क्या है, अगला क्वेश्चन, मैयारी क्या है। ठीक है।
और अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य बताना है बस। ठीक है, अब ये प्रश्न दूसरा, इसमें खंडवा का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इसमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उप प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा कितनी 50 वर्ड वाली आ गई है। ठीक है, 5 से 6 लाइन वाली, और सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, आपको पता है प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका की विवेचना कीजिए। दूसरा है भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों के कारण लिखिए। तीसरा, मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुकूल कारकों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश की महिला नीति 2015 के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगला है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011 में उल्लेखित हस्तक्षेप के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है सभ्यता का टकराव क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 को समझाइए। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का समाजशास्त्र क्या है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का समाजशास्त्र क्या है। ठीक है, आपको प्रश्न अगर हिंदी में पढ़ने में दिक्कत आए तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपको इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए अगर आपको दिक्कत आए तो। और अगला है कुपोषण क्या है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। इसमें 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न हेतु आदर्श शब्द सीमा जो है 200 वर्ड की है, और अनिवार्य सभी हैं, और 11 अंकों का हर एक प्रश्न होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वित्तीय समावेशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जन धन योजना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा का यूज़ कर सकते हैं। बेरोजगारी किसे कहते हैं, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं, उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं। उद्यानिकी किस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों की आय दोगुना कर सकती है। मध्य प्रदेश में कृषि विपणन प्रणाली संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन, या और का अथवा का यूज़ करके सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका को उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये बता सकते हैं। अगला तीसरा, महिलाओं की शिक्षा स्थिति और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अगर ये भी नहीं आ रहा तो अथवा का यूज़ करके वंचित वर्ग की समस्याओं के कारण और निराकरण की विवेचना कीजिए, ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुषार्थ का अर्थ और समाज शास्त्रीय महत्व की व्याख्या कीजिए, है ना। अथवा का यूज़ करके ये लिख सकते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए, है ना। अगला है नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए, है ना। इस अथवा का भी इसमें यूज़ करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्यों और कार्यों की विवेचना कीजिए। ये अंतिम क्वेश्चन था अपना, है ना। ये क्वेश्चन पेपर कैसा लगा आपको ये बताइएगा, और कमेंट में मुझे भी राय अपनी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, आपके कुछ काम आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे मोटिवेशन देने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी तक मुझे प्यार दिया।